बहुत विद्यार्थी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकाल के आए। आपका भी सर। और हम ऐसे टाइम पास करते रहते हैं तो आगे चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। और आज की चर्चा कुछ खास नहीं रहेगी, हम लोग बस नॉर्मल बातें करेंगे। आप लोग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके उत्तर मैं देने का कोशिश करूंगा। और मुझे पता है कि ये जो भीड़ लगी है, ये सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने और जॉब के लिए प्रयासरत हैं। जॉब जीवन में दो चीज़ें देती है, एक खुद का सेटिस्फेक्शन कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये इसको प्रूव करता है। और दूसरा सोसाइटी को ये प्रूव करता है कि सोसाइटी जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इससे नहीं होगा, उसको गलत साबित करती है। तो आप लोग जो कर रहे हैं इसमें कितना बेहतर कर सकते हैं, इसी के संबंध में आज थोड़ा सा चर्चा होगी कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। और ज़्यादातर लोग तो मोबाइल में लगे हुए भाई, तो ऐसे कैसे चलिए अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं चर्चा। सर की बातों को सुनिए, मोबाइल छोड़ के जो सर बोलने आए तो सीखने आए, आप उसको उस चीज को सीखिए। आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि आगे आ गए तो आगे नहीं आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आते रहेंगे। दूसरे को दिखाने से ज़्यादा जरूरी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादातर जो छात्र यहाँ जुड़े हैं, जिसमें से अधिकांश लोग दरोगा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में अभी नियमित रूप से अगर कोई वैकेंसी आ रही तो यही दो वैकेंसी है जिसमें स्टूडेंट को लगता है कि मेरा ऑप्शन है, इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो उन्हीं बातों पर थोड़ा सा चर्चा करूँगा। देखिए, दरोगा की जहाँ तक बात है तो कंपटीशन लेवल बढ़ते जा रहा है, हर साल कटअप ऊंचे होते जाते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि जब आप पहली बार तैयारी शुरू करते हैं और पहला बार वैकेंसी आता है तो उस समय बहुत सारे छात्र डेडिकेटेड नहीं होते, लेकिन लगातार जब वैकेंसी आती है तो उसमें संख्या बढ़ती जाती है डेडिकेटेड स्टूडेंट्स की। कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा था, वो तीसरी वैकेंसी में उसकी तैयारी 2 साल की हो गई होगी, तो जो 6 महीने में उसका स्टैंडर्ड था वो 2 साल में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण से जैसे जैसे एग्ज़ाम की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टूडेंट्स का लेवल भी बढ़ते जाता है और कंपटीशन का दायरा भी बढ़ते जाता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको उस कंपटीशन लेवल को मैच करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई स्टूडेंट्स आता है और आपको बताता है अरे हम तो बस 2 घंटे पढ़ते थे, निकाल लिए, मेरा हो गया, ये संभव है, ज़रूर हो सकता है। उनके साथ हुआ जिनका थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा था, शुरू से थोड़ा पढ़ाई किए थे, बाद में वो थोड़ा सा मेहनत किए, फिजिकल वगैरह उनका ठीक था, उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब 2 घंटा पढ़ के ही निकालें। जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपको उसको मैच करना पड़ेगा। कई बार ये होगा कि आपको लगेगा कि हाँ चलो मेरा इस लेवल का तैयारी हो गया है, अब इससे ऊपर लेवल पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ध्यान देना। पढ़ाई के लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर ज़्यादा मेहनत करें। क्योंकि पढ़ने के लिए आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ है ऐसा जो आप पढ़ना चाहेंगे वो मिलेगा आप पढ़ने के लिए, लेकिन क्या वो एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी है, क्या वो आपके नॉलेज लेवल को इम्प्रूव कर रहा है जिससे आपको एग्ज़ाम में मदद मिले, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और साथ ही साथ अब जो पढ़ाई का जो तरीका है उसमें एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड बढ़ने के साथ केवल अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पे ही रह जा रहे हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना है। कुछ मानक पुस्तकों को, एनसीईआरटी बुक्स को भी आपको प्रिफर करना पड़ेगा। जो थॉट्स लेवल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में जो भीड़ है उससे आगे आप निकल पाएंगे।
तो इसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। जो प्रयास आप क्लासेस में करते हैं, अपने ग्रुप स्टडी में करते हैं, उससे अलग घर पे आप एनसीईआरटी और कुछ मानक पुस्तकें अगर आपके पास है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो उसको भी पढ़िए। खास करके जब मान लीजिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन में मैं फंस गया कि आपसे क्वेश्चन आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है, या चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न आ गए, आप ऑब्जेक्टिव में बनाएं, आपसे नहीं बना, हो सकता है गलत हो गया, वहाँ पे बता दिया गया नहीं बी नहीं, इसका आंसर सी हो। अगर आप इतने से संतुष्ट हो जा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होने वाली। आपको क्या करना है कि जहाँ आप फंसे थे, घर जाइए और किताबों में जाकर के उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए कि आखिर ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, कहाँ मैं फंस गया, क्या मैं नहीं जान रहा था इसके बारे में। अब जैसे ही जाकर के उस क्वेश्चन के डिटेल्स को आप पढ़ लेंगे तो मान के चलिए कि जब तक आप एग्जाम पीरियड में रहेंगे, जितने साल तैयारी करेंगे, वो क्वेश्चन या उस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन फिर गलत नहीं हो। तो यानी सिर्फ आंसर ये पता चल गया कि ये मेरे से गलती हुई है, इसका बी नहीं सी होना चाहिए, उतने से संतुष्ट नहीं होना है, उसके चैप्टर्स को जाकर के थोड़ा सा पढ़ लेना। जैसे ही वो पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ गलत था और आगे से ऐसी गलती नहीं करनी। ये हर दिन, हर रोज जो आप टेस्ट देंगे या महीने में देते हैं या आप रोज पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसको ये आदत में ढाल लीजिए। ये जितना जल्दी आदत में डाल लेंगे, ये मान के चलिए कि 6 महीने अगर इस तरह से करेंगे तो आपके जो बैचमेट्स हैं उनसे आप काफ़ी आगे निकलने लगेंगे। तो यही प्रक्रिया है। कंपटीशन एक्चुअली में एक से दूसरे के आगे निकलने की ही प्रक्रिया है। आज का जो कंपटीशन है वो सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि रिजेक्शन के लिए होता है कि 100 सीट के लिए 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो 5 लाख में से 100 को चुनना टफ है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि पीटी रखा जाता है कि 5 लाख में से हम छांट देंगे 4 लाख को। तो यानी छांटना आसान है, 4 लाख ने एक गलती की वो बाहर, फिर 4 में से हम एक बचा, उस 1 लाख में से 100 चुनना है, फिर उसमें से हम इतने छांट देंगे, फिजिकल में इतने छांट देंगे। तो सिलेक्शन से ज्यादा आज के डेट में रिजेक्शन है, यानी आपसे एक गलती हुई नहीं कि आप कॉम्पिटिशन से बाहर। तो उस गलतियों को कितना मिनिमाइज आप कर सकते हैं, कितना कम से कम कर सकते हैं, इसी की तैयारी होगी। ये चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, चाहे जनरल कंपटीशन में अदर कोई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, इन सभी एग्जाम में इस चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। बीपीएससी में बात करेंगे तो पीटी के बाद जब थोड़ा सा मेंस आता है, वहाँ आपकी क्वालिटी चेक होती है और उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रयास करने की जरूरत होती है। मेंस राइटिंग कैसे करें, कैसे उसके आंसर्स को लिखें, आंसर्स को कैसे इम्प्रूव करें, उस पर थोड़ा समय रहेगा तो हम लोग डिटेल से बात कर सकेंगे। आज के क्लास में हम चाहेंगे कि आप लोग के जो अनुभव हैं, इतने दिनों से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जो पूछना चाहते हैं हमसे, वो आप पूछ सकते हैं। जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, लगता हो कैरियर से रिलेटेड हो, कुछ डाउट हो या कुछ पूछने की इच्छा हो। बुक सर बता दीजिए। बुक बता दीजिए, स्टैंडर्ड बुक सर कितना पढ़ना चाहिए। देखिए, बुक्स की कोई सीमाएं नहीं है, कम से कम हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ा हुआ होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि हाँ सारी किताबें जो मिलती हैं वो सब पढ़िए, लेकिन कम से कम अगर आप जीके के फील्ड में आते हैं, कंपटीशन के फील्ड में आते हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी बुक्स आपके पास हो, कि अगर कोई टॉपिक आपका फंसता है तो वो आप एनसीईआरटी से देख सकें, पहला। ठीक है, एनसीईआरटी जैसे साइंस का इन्होंने क्वेश्चन किया कि साइंस में परेशानी होती है, साइंस में परेशानी होती है तो बेसिक लेवल से 6 to 10 क्लास का एनसीईआरटी किताब रखिए। एक किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको बायो तीनों मिल जाते हैं, 4 किताबें होंगी और उस 4 किताबों को आप चैप्टर वाइज सिलसिलेवार पढ़िए। और ये देखिएगा कि छठे क्लास में बहुत सिंपल शब्दों में समझाया गया है, वो 10th तक आते आते उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो ये महसूस होगा कि मैंने जो प्रैक्टिस दिए हैं या एग्ज़ाम दिए हैं उसके 50% क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहाँ से मैच कर रहे हैं, तो वो आपको फील होगा कि अरे यहीं से तो क्वेश्चन उठाता है। तो एनसीईआरटी पहले पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट जब बिल्ड हो जाएगा तो आप उस बेस पे जितने ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं उतने आप उस पर रख पाएंगे। क्योंकि ब्रेन की भी एक क्षमता होती है, आप ऑब्जेक्टिव रटने जाएंगे सिंगल डिजिट में या फैक्ट्स रटने जाएंगे तो वो जितनी जल्दी याद होते हैं उतनी ही जल्दी उसमें भूलने की भी क्षमता होती है।
तो ये जरूरत होती है कि हम उसको लॉन्ग टर्म अपने मेमोरी में कैसे रखें। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी रह सकती है कोई चीज़ें जब आप उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज करके याद किए हैं। अगर केवल फैक्ट करके याद किए हैं तो ये चांस रहेगा कि आप उतनी ही जल्दी उसको भूल जाएं। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा सुझाव यही रहेगा। उसके बाद अगर रहा बुक्स की बात, तो जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल जी की किताब आती है, तो एक बार उसको पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में मेरा सजेशन रहेगा एनसीईआरटी जरूर पहले पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका 50-60% आपका काम हो जाएगा, फिर वहाँ से भी काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, अगर पेड़ पौधों और वन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटेंगे कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, सबसे कम वन किस राज्य में है। ये ऐसे डाटा है जो हर वन रिपोर्ट के बाद चेंज हो जाएंगे, या आप याद करने की सीखें। लेकिन वन वहीं क्यों ज़्यादा होते हैं और वहाँ के वन ही सबसे घने क्यों होते हैं, ये कॉन्सेप्ट की चीज़ हो जाती है। जब आप समझ पाएंगे कि किसी के वन के विकास के लिए कैसे वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की वर्षा का अनुपात, वहाँ का मिट्टा, वहाँ का मिट्टी, वहाँ की जलवायु, ये सारी चीज़ें मिल करके उसको कंट्रोल करती है, तो फिर क्या होगा कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो जब किसी एग्जाम में आप बैठेंगे और क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, तो आप ये चूज कर पाएंगे कि इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है। तो जब आपका समझा हुआ चीज रहेगा तो आपका गेसिंग वर्क भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और अगर आप फैक्ट को बिल्कुल सही तरीके से नहीं याद है तो गेसिंग पे भी ये चांस रहेगी कि आप सही उत्तर को चुन सकेंगे। अगर केवल आपने फैक्ट्स रटे हैं तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि गेसिंग वर्क आपका बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। कोई बोलता है ना कि यार हम एग्जाम में तो 10-12 अंदाजा लगाते हैं, उसमें से मेरा 7-8 जरूर सही हो जाता है। और कोई बोलता है नहीं, हम जितना अंदाजा लगाते हैं सब मेरा ही गलत होता है। और ये ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि हम जितना अंदाजा लगाते हैं सब मेरा गलत होता है, वो लगाता है ऊपर से, ये सबको लगता है। इसका रीज़न यही है कि अगर आपका फैक्ट बेस पे ही सिर्फ आप टारगेटेड हैं तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि आपके अंदाजा कम से कम सही होंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस रहेगा तो आप अंदाजा लगाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट को आधार बना के लगाएंगे, तो फिर आपके नहीं जानने वाले प्रश्न भी कुछ सही होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? 11-12 भी पढ़ लीजिएगा जब 10 तक हो जाएगा, क्योंकि 11-12 थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे उसमें है, 10 तक नॉर्मल लेवल। बीपीएससी में अगर जैसे बीपीएससी का 2 तरीका है पढ़ने का। एक, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि बिहार में क्या है कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और हर स्टूडेंट चाहता है कि पहले मैं अपनी लाइफ सिक्योर कर लूँ, कुछ जॉब निकाल लूँ, फिर मैं आगे तैयारी करते रहूँ। और हर लोगों की पारिवारिक स्थिति इतनी भी बेहतर नहीं होती है कि परिवार उनको 5 साल मौका दे कि हाँ आराम से पढ़ते रहो, करते रहो, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं। ऐसा बहुत कम परिवार है हमारे यहाँ बिहार। तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जो वनडे एग्जाम है जो ऑब्जेक्टिव बेस पे होते हैं उसके साथ तैयारी शुरू करते हैं। और बीपीएससी का पीटी भी उसी से रिलेटेड है, तो वो कोशिश करते हैं कि चलो पहले पीटी दे लेते हैं, अगर पीटी निकलेगा तब हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। बीपीएससी में ये रहा है इधर के 1-2 एग्जाम छोड़ दे तो मेंस के लिए अच्छा खासा समय मिल जाता रहा। तो पीटी निकालने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मिलते हैं, उसमें वो मेंस की तैयारी कर लेते हैं। और कुछ लोग जिनका एक ही टारगेट होता है कि नहीं मैं बीपीएससी नहीं करूंगा, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे रहा है या मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो वैसे छात्र क्या करते हैं कि पीटी और मेंस की तैयारी साथ में शुरू करते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का क्या अपना क्षमता है, कैसे कंडीशंस में है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब अगर आप में क्षमता है, आपने तैयारी पहले की है या थोड़ा पढ़ाई का स्टेटस अच्छा है, तो मैं ये मानता हूँ कि पीटी के बाद भी जो समय मिलता है 6 महीने का, उसमें भी मेंस की तैयारी की जा सकती है, बशर्ते कि थोड़ा एक गाइडलाइन मिल जाए और एक आंसर राइटिंग वगैरह करने का मिल जाए, कोई अच्छे से मूल्यांकन कर दे, थोड़ा सा सजेशन मिल जाए, तो उस बचे हुए 6 महीने में भी आराम से मेंस की तैयारी की जा सकती है। तो इसलिए अब डिपेंड करेगा कि आप लोगों के अपने अपने कंडीशंस क्या है, उसके आधार पे आप तैयारी के लिए सोच सकते हैं। रही बात मेंस के गाइडलाइंस की, तो वो तो फिर बहुत लंबा प्रक्रिया है कि एक एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, आंसर को कैसे इम्प्रूव करेंगे, किस आंसर में क्या लिखेंगे,
हिस्ट्री के आंसर्स को कैसे बेस्ट करना है, साइंस टेक के आंसर को किस तरह से इम्प्रूव करना है, दोनों के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। उस पर एक मेंस के रिलेटेड हम लोग रखेंगे तो उसमें डिटेल में मेंस को लेकर के बातें करेंगे। आज देखिए न्यूज़पेपर आज के डेट में अगर आप बिहार में जो समाचार पत्र निकलते हैं उसको उठाएंगे तो उसमें क्षेत्रीय खबरें जो है वो ज़्यादा रहती है, जिसमें लगता है कि खबरें मनोरंजन की दृष्टि से दी जाती है। निगेटिव खबरों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है, पॉजिटिव खबरों को गौण कर दिया जाता है। तो पेपर में जो है अब आपको काम की चीज़ें ढूंढने में काफ़ी मेहनत करनी होती है। पता चलता है फर्स्ट पेज पे एक दो काम का चीज़ मिला तो मिला, नहीं तो फिर बस बीच में जाइएगा संपादकीय पे कहीं कुछ मिल जाए या बिजनेस पेज पे एक दो लाइन मिल जाए, यानी पूरा पेपर पढ़ेंगे तो मुश्किल से 4-5 काम की खबरें आपको मिलेंगी। ज़्यादातर मनोरंजन और ऐसे चाट मसाले वाली खबरें होती हैं जिनको लोग इंटरटेनमेंट की दृष्टि से पढ़ते हैं और इंटरटेनमेंट की दृष्टि से ही उसको परोसा भी जाता है। तो इसलिए अगर आप समाचार पत्र पे बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करेंगे तो फिर आपका पढ़ाई हैम्पर होता है। तो इसलिए आजकल सबसे अच्छा है कि मंथली मैगजीन पढ़िए जिसमें पूरे महीने भर की बेस्ट खबरें दी जाती हैं और आप उसमें से आराम से चूज कर सकते हैं कि ये एग्ज़ाम पर्पस से ही हमको दिए गए हैं। और आप एग्ज़ाम भी देते होंगे तो महसूस करते होंगे कि उन्हीं मैगजीन से क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि जो मैगजीन लिख रहे हैं या जो कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस है, वो ये समझते हैं कि कौन से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, उनको वो छांटते हैं। अगर पेपर में अगर आपको छांटना आता है कि हाँ ये मेरे 5 काम की खबरें हैं तो फिर आप पढ़िए, लेकिन अगर आप दिन भर में आपका 2-3 घंटा भी अगर पेपर पढ़ने में जा रहा है तो आपका समय ले रहा है, क्योंकि उस 2-3 घंटे में आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं प्रतिदिन। तो अगर आपको ये पता है कि हम आधे घंटे 45 मिनट में अपने काम की चीज़ें निकाल लेंगे तब आप पेपर पढ़िए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, 2-3 घंटे लग जा रहे हैं पेपर पढ़ने में और आप भटक जा रहे हैं, काम की चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा अदर चीज़ों को फोकस हो जा रहा है, तो फिर वो मेरे समझ से उससे अच्छा है मंथली मैगजीन खरीदिए और 1 महीने के अंदर आराम से उसको बारी बारी से करके पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर हम और बताइए सर बिहार दरोगा मेंस का तैयारी जिसका मैथ रीजनिंग वीक है वो अभी से तैयारी करें और कितना समय देना चाहिए मैथ रीजनिंग? देखिए बिहार दरोगा का जो तैयारी है उसमें आप पीटी करते हैं, पीटी का ही सिलेबस ऑलरेडी मेंस है, बस उसमें मैथ रीजनिंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले तो पीटी में आता भी नहीं था, अब इधर से 4-5 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। खैर 5 क्वेश्चन से उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन की संख्या अधिक हो जाती है। मैथ रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खास करके इसको पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। पिछले 2 साल का प्रीवियस ईयर मेंस का देखिए कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे लाभ हानि से पूछा गया है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी पूछा गया है चैप्टर का नाम लिख लीजिए और प्रैक्टिस मत कीजिए। आप जाइए आर.एस. अग्रवाल या जो मैथ की बुक्स है वहाँ मैथ का किताब उठाइए और उस चैप्टर को बनाइए पहले। जिसका भी रीजनिंग या मैथ वीक है उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं इम्प्रूवमेंट आएगा। वो होगा कि किसी एग्जाम में आपका 10 में से 8 सही होगा, किसी में फिर आगे 2 में अटक गए। तो मैथ का चैप्टर उठाइए और उस चैप्टर को बारी बारी से बना लीजिए। अब उस चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज उसके हर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, एक चैप्टर के 25-25, 50-50 क्वेश्चन बना लीजिए। अब उसको बनाने के बाद फिर प्रैक्टिस नोट करिए, तब देखिए कि रियल में आपके मैथ रीजनिंग का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अदरवाइज आपका इम्प्रूवमेंट बहुत कम होगा अगर केवल सिर्फ प्रैक्टिस में ही। प्रैक्टिस तभी होता है जब आप पहले से पढ़े होंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं होता। जैसे हम किसी मैच में किसी को खिलाने ले जाएं और उसको कभी जो है हम पहले प्रैक्टिस कराएंगे, डायरेक्ट मैच में उतार देंगे, चलो आप बैटिंग करो, तो होगा कि मुंह ऊपर क्या जाए, दूसरा तो कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो उसी तरीके से मैच में जाने से पहले ये जरूरत है कि घर पे जो है पिच प्रैक्टिस हो जाए। उसी तरह से किताबों में अगर आप चैप्टर को बना लेते हैं, रीजनिंग में भी सेम चीज़, रीजनिंग के भी आपको देख लेना है, कोडिंग डिकोडिंग पूछता है कि एनालॉजी टेस्ट पूछता है कि ब्लड रिलेशन पूछता है, क्या पूछता है। एक एक चैप्टर करके बना लिए। हर चैप्टर के अपने कुछ थीम होते हैं, अपने कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा अगर एक एक करके पढ़िएगा तो याद भी होगा। अब जैसे कई जगह मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि एक ही दिन में उनका एक टारगेट होता है कि हम 10 चैप्टर एक ही दिन में गायब कर दें। तो जितनी जल्दी गायब होता है किताबों से भी टिक मार दिए हम, उतनी ही जल्दी वो दिमागों से भी गायब हो जाता है। फिर एग्जाम में जाके वहीं फंसता है जहाँ वो पहले फंसा। तो वैसे कंडीशन में थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और जीके हमारा अगर ठीक चल रहा है तो उसको चलने देंगे, एक एक चैप्टर करके बनाएंगे।
अगर वो भी नहीं हो पा रहा है कि चलो 50 मैथ का क्वेश्चन है, एक दिन में नहीं हो रहा है, तो 2 दिन का टारगेट, 3 दिन का टारगेट बनाएंगे कि हम ये परसेंटेज चैप्टर 3 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके हेल्प लेने के लिए आज के डेट में सोशल मीडिया और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हेल्प ना लें, हेल्प लीजिए, बिल्कुल। वो प्लेटफॉर्म आपको कोई दिया है या बना है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे अगर आपको कुछ हेल्प मिल रही है या जिनका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, वहाँ से जरूर हेल्प लीजिए। कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है कि हाँ मैं हेल्प ले रहा हूँ। हेल्प लेंगे, कल वो करके आप अच्छा कर जाएंगे तो फिर आपसे बहुत सारे लोग हेल्प लेने आएंगे, तो आप उनकी मदद कीजिए। यही है एक लाइफ का एक चलने का क्रम। ठीक है, आगे कोई आप मेडिटेशन करो। दो चीजें हैं। एक यहाँ से क्वेश्चन आया कि क्या मैं अगर सिर्फ दरोगा ही बनना चाहती हूँ तो मुझे भी डीप में पढ़ना जरूरी है। देखिए अभी क्या होता है कि आप अगर प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में 100 स्टूडेंट बैठे हैं और आप उस 100 के 15 में नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी तैयारी की जरूरत है, यानी आप कहीं वीक पढ़ रहे हैं। अब ये भी देखना चाहिए, जैसे प्रैक्टिस में क्या होता है 100 नंबर के क्वेश्चन सेट हुए, अब 100 नंबर के क्वेश्चन में साइंस का क्वेश्चन भी है, आपका अलग अलग सेक्टर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका क्वेश्चन बना है। अब अगर आप साइंस का बनाने गए और उसमें 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए और आपके 4 सही हुए, इसका मतलब क्या है कि मेरा साइंस अभी वीक है। ये सेल्फ एनालिसिस है, आपको एनालिसिस कर लेना है कि भाई ये साइंस में मेरा नंबर नहीं उठ रहा है, यानी यहाँ मेहनत की जरूरत है। अगर आप साइंस में 15 में से आपका 10-11 सही हो रहा है तो ठीक है, हिस्ट्री में 15 में से 4-5 ही सही हो रहा है, 10 नहीं बनना चाहिए, यानी मेरा हिस्ट्री वीक है। तो टेस्ट देने का मेन मकसद यही होता है कि आप चेक कीजिए कि अभी आपको किस सब्जेक्ट पे और मेहनत करने की जरूरत है। तो उस हिसाब से अगर लगता है कि नहीं मेरा साइंस में मार्क्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा ये सेक्शन अभी वीक है, मुझे इसमें और पढ़ाई करने की जरूरत है। और पढ़ाई कहाँ से करेंगे, तो फिर आपको बेसिक की जरूरत है, यानी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। यानी आप सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आप उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आपको और भी जरूरत है। तो इसलिए अपने एनालिसिस के आधार पर भी जरूरत हो जाती है कि मुझे डिटेल में पढ़ने की जरूरत है या नहीं। और मेरे समझ से सबको पढ़ना ही चाहिए। कॉम्पिटिशन का लेवल ये है कि अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है एग्जाम में तो आप बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए आपको आगे आने के लिए, आपको उस लाखों की भीड़ से निकल के पोडियम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरत है कि आप हर चीज़ों पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें। जितना सब मेहनत करेगा उतना ही आप भी करेंगे। तो क्या जरूरी है कि आप ही का हो, है क्या पॉसिबिलिटी कि आप ही का हो? ऐसा तो है नहीं कि हाँ दुनिया में सबसे लकी आदमी हम ही हैं। देख लीजिए सर, 4 किसी को लगता है क्या कि हम सबसे लकी आदमी हैं, मेरा तो होबे करेगा? है कोई? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर सबके बराबरे चल रहे हैं तो फिर आप आगे कैसे जाएंगे? थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपसे ढूंढेगा ही। आपका जो एग्जाम है या आपका जो सेंटर है उसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपसे मांगेगा। तो इसीलिए एक्स्ट्रा एफर्ट। दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनका शुरू से पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। देखिए 2 तरह के छात्र यहाँ आते हैं पूरे सिस्टम में, पढ़ाई के या कंपटीशन के दौरान। वो 2 तरह के छात्र कौन होते हैं? एक जो शुरू से थोड़ा ठीक रहते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड उनका ठीक रहता है, क्लास में फर्स्ट, दूसरा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आते रहते हैं। और एक होता है जो नीचे से थर्ड, फोर्थ आते रहते हैं। ठीक है, तो जब ग्रेजुएशन के पास पहुंचता है 12th के बाद या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, तो जो शुरू वाला आ रहा था अगर वो चला गया है इंजीनियरिंग या मेडिकल या अलग ब्रांचेस में चला गया, अपना पढ़ाई कर रहा है 12th के बाद, ठीक है, वो भी वहाँ करके हो सकता है कि लौट के फिर इसी फील्ड में आ जाए कि नहीं उधर मजा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, स्टेटस तो इसी में है, इसी में नाम है, सम्मान है, उधर बहुत दिक्कत है, प्राइवेट जॉब में नहीं करना है। दूसरा इधर से जो लास्ट से 3-4 आ रहा था और 1-2 आ रहा था, वो भी पहुंचा वही कॉम्पिटिशन वाले। अब दोनों एक ही जगह पहुंच के फिर से तैयारी कर रहे हैं सेम चीज़। बीच में 4 साल के लिए अलग हो गए, तो वो चले गए थे इंजीनियरिंग करने और ये वही ग्रेजुएशन कर रहा था नॉर्मल। अब दोनों फिर वहीं पहुंचे। अब जब फिर एग्जाम होगा तो वो पढ़ने में शुरू से ठीक था,
तो वो 2 घंटा में वो उतना चीज गेन कर सकता है जिसको जो नीचे से 2 वाला था उसको 6 घंटा लगेगा हो सकता है पढ़ने। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो 2 घंटे पढ़ रहे हैं, हम भी 2 घंटे पढ़ रहे हैं और मेरा हो जाए, तो ये समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपका बेसिक स्टैंडर्ड क्या है, आपने शुरुआती दौर से पढ़ाई आपकी कैसी रही। अगर थोड़ा वीक रहा है और थोड़ा मैं कमजोर रहा हूँ या पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था स्टार्टिंग में, और अब मेरा ठान लिया है कि नहीं अब हमको लेके दिखाना है, तो ये डेफिनेट है कि उससे ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कर पाएंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अगर कोई ये सोचता हो कि मेरा स्टार्टिंग में पढ़ाई बहुत ख़राब रहा है और मुझसे अब नहीं हो सकता है, तो ये बहुत ही निगेटिव, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं ही हूँ। मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना नहीं, मतलब क्रिकेट खेलना और यही सब मेरी लाइफ। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं अब क्या करना, फिर तो पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन पढ़ाई शुरू की और मुझे लगा कि मैं 1.5-2 साल में सब कुछ पढ़ गया जो पिछले 12-14 साल में मुझे पढ़ना चाहिए था। अब अगर मान के चलिए कि 6ठे क्लास के स्टूडेंट्स को अगर कहा जाए कि ये जो पतली सी किताब है ज्योग्राफी की, आपको 1 दिन में पढ़ जाएगी, क्या वो पढ़ जाएगा? याद कर जाएगा? नहीं करेगा। उसके लिए पूरा 1 साल दिया गया हुआ है कि ये 6th क्लास में 1 साल रहेगा और इसको धीरे धीरे करके पढ़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और आपको हम दें कि ये लीजिए पतली सी ज्योग्राफी की किताब है एनसीईआरटी की, जो कि 6ठे क्लास की, कितना दिन में आप पढ़ सकते हैं? 1 दिन में खत्म। तो काहे के लिए 1 साल बर्बाद करना उस टाइम में, जब हम 1 दिन में तो उस टाइम में नहीं 1 साल किए, आज 1 दिन में खत्म कर दे रहे हैं, टेंशन फ्री। तो यानी उस टाइम 1 साल में नहीं किए तो आज 1 दिन में करके हम मैनेज कर ले रहे हैं, समझ गए ना। तो ये नहीं सोचना है कि छूट गया, उस टाइम में पढ़ते तो बहुत बढ़िया रहता, चलो बीत गया, उसको तो ऑप्शन नहीं है आपके हाथ। लेकिन जो अभी है उसमें आपके पास ऑप्शन है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके आप बाकी लोगों से जो भी है उससे आप आगे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा वो 1-2 क्वेश्चन था, एक था उनका कि याद नहीं रहता, एक है कि जब कुछ देर पढ़ते हैं तो उसके बाद लगता है ना होगा छोड़ो। ये अगर जिसको नहीं होता होगा वो समझिए कि वो बीमार है, बीमार है। जिसको हो रहा है वो ठीक, यानी ये एक ह्यूमन नेचर है, ये होना ही है। ये अगर नहीं होगा तो इसका मतलब आप बीमार हो रहे हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो ये अप एंड डाउन आपके लाइफ में आएगा जब तक कि रिजल्ट नहीं आता। कभी लगेगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है, अरे तो सब बना रहे हैं, सब बनिए रहा है, और कभी आपको कोई ऐसा सेट मिल गया या कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल गए जिसके बाद में हमें नहीं लग रहा है कि कहाँ से पूछा है, फिर लगता है कि कहाँ इतना पढ़े नहीं समझ आ रहा है क्या पूछ रहा है, हमसे नहीं होगा। तो ये अप एंड डाउन ये लाइफ का पार्ट है, और ये पढ़ाई के दौरान अगर होता है तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसमें जरूरी ये होता है कि कितना ज़्यादा आप बाउंस बैक कर सकते हैं। यानी आप 10 दिन पढ़िएगा, उसके बाद 2 दिन डिप्रेशन में जाइए, ठीक है, या 1 सप्ताह पढ़िएगा, उसके बाद 1-2 दिन डिप्रेशन में जाइए। इसमें डिपेंड ये करता है कि आपने अपने लिए क्या तरकीब निकाली है। कि अगर मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ तो आपका जो फेवरेट चीज़ है वो कीजिए, जैसे दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, या बाहर जा करके खाना पीना खा के आ जाना, या चले जाना मूवीज़ वगैरह के लिए। तो ये जितना जल्दी आप उस डिप्रेशन से आपके पास निकलने का जो हथियार है, गए एंजॉय किए थोड़ा सा, फिर आए बाउंस बैक, अब फिर से पढ़ाई शुरू है, यानी वो होंगे, वो लाइफ है और उस लाइफ का ये पार्ट है ये डीमोटिवेशन होना। और अगर आप वो होते हैं फिर उससे कितनी जल्दी आप बाहर आकर के फिर अपने काम में लग जाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है सर। देखिए ये तो मैं बताया कि थोड़ा सा देखिए सच्चाई से भी सामना करना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि अगर 400 सीट की वैकेंसी आती है और आप उसमें 2 लाख एप्लीकेशन गिरे या 4 लाख एप्लीकेशन गिरे, फाइनली सिलेक्ट कितने होंगे?
क्योंकि वो फिक्स है कि 400 का ही सिलेक्शन होगा। अब ये जरूरी है कि आप उस 400 पे आए तो आपके लिए वो टफ टास्क है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये अगर आप मान के चलते हैं कि हम भी मेहनत कर ही रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा है, उससे बगल वाले से तो मेरा ज़्यादा नंबर था, आप बगल वाले से अगर सिर्फ कंपटीशन कीजिएगा तो नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लक्ष्य पर देखिए कि भाई 400 ही है, हमको उस 400 में आना है, तो आप जरूर हो जाएंगे। आप सिर्फ अपने ही आसपास में कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं अपने क्लास में तो बढ़िया निकाल लेता हूँ या अपने ग्रुप में मेरा अच्छा चल रहा है। आप अपने ग्रुप में अच्छे हैं, हो सकता है आपका ग्रुप भी अच्छा ना हो। तो लास्ट में ये है आफ्टर ऑल कि आप उस फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में शामिल कैसे हो। उसके लिए मैंने जो बेसिक बातें बताई कि आपको ये आउटपुट निकालना है कि मैं किस सेक्शन में थोड़ा सा वीक रह जाता हूँ, साइंस में रह जाता हूँ, हिस्ट्री में रह जाता हूँ, ज्योग्राफी में रह जाता हूँ, मैथ रीजनिंग में रह जाता हूँ, और उस सेक्शन पे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको ठीक कर ले। पहले क्या था, देखिए जब कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं था उस दौरान एक थ्योरी चलती थी कि जो सेक्शन आपका ठीक है उसको 70-80% पे लेके जाइए कि यानी 80% इसका मैं सही बनाऊंगा, और जो सेक्शन आपका बहुत वीक है उसको कम से कम आप 50% पे खींच के ले आइए पढ़ उड़ करके कि इसमें 50% तो मेरा आ ही जाए, और दोनों मिला करके जब 60% का औसत बन जाता था तो सिलेक्शन हो जाता था। अब वो 60% से वो इंक्रीज कर गया, अब वो 75%, 72%, 80% पे जाना है कटअप। तो यानी अब आपको उस थ्योरी को भी इंक्रीज करना है कि जो आपका ठीक है उसमें गलती ही ना हो, एकदम कोशिश करना है कि यहाँ 95% एक्यूरेसी रहे, और जो थोड़ा सा वीक सेक्शन है आपका, जहाँ लगता है कि मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, उस सेक्शन में क्या करेंगे कि अपने आप को खींच करके थोड़ा सा इम्प्रूव करके लेके आएंगे 70-75% के आसपास, और फिर जब दोनों का एवरेज निकालेंगे तब आप कटअप में बाहर जा पाएंगे। तो ये थ्योरी पहले भी था, बस अब उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैथ रीजनिंग से रिलेटेड एसएससी के एग्जाम होते थे, तो कुछ का मैथ इंग्लिश अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है तो जीके खराब है, किसी का जीके और इंग्लिश अच्छा है तो मैथ रीजनिंग खराब है। तो उसमें यही काम करता था कि आप दो सेक्शन को अच्छा कर लीजिए, बहुत अच्छा, कि उसमें एकदम बढ़िया मार्क्स आए, और दो सेक्शन को कम से कम इतना कर लीजिए कि 50-55% उसमें मार्क्स आ जाए। तो थ्योरी वही है, बस उसका स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ा है, और बढ़ा है तो अच्छा ही है, मेहनत करना पड़ रहा है सबको। खोल जाए कैंसर में ले देखिए नहीं, ये कोई मानक नहीं है कि हाँ कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है और कोई पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है तो 3 साल वाला का पहले हो जाएगा और पहले साल वाला का नहीं होगा। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो ये अपने मित्र लोगों में बता पाएंगे कि अरे वो आया बस निकाल के चल दिया। तो ये जरूरी ये होता है कि जो जितना जल्दी समझ जाए कि हाँ सिलेबस क्या है, कैसे पूछता है, कैसे हमको कितना प्रिपरेशन मेरा पहले से है और कितना और करना है, अगर इस चीज को जितना जल्दी जो समझ जाएगा वो उतना अच्छा हो जाएगा। हमेशा तैयारी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बेस बना के करना पड़ता है, क्योंकि वही एक हिंट है जो कि विभाग द्वारा दिया जाता है, आपके जो परीक्षा के आयोग है उनके द्वारा दिया जाता है कि भाई सिलेबस ये है और ये पिछला साल का क्वेश्चन है, देख लो, इसी हिसाब से अपना तैयारी करके आओ, और उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगली बार बढ़ना ही है, तो यानी आप अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड इससे बढ़ा करके लेके आओ, मैं तुमको रख लूँगा, यही टारगेट रहता है। अब उसको ध्यान दे करके आप पढ़िए, कहाँ कहाँ मैंने जो स्टार्टिंग से बात बताई सब वही चीज़ें थी, यहाँ आप कहाँ वीक है उसको पकड़ना है और फिर प्रिपरेशन करना है। अगर ये करते हैं तो अभी समय है, अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, 6 महीने मिनिमम आपको समय मिलने वाला है। इस 6 महीने में आप उस स्टैंडर्ड पे अपने आप को खींच के लेके आइए जिस स्टैंडर्ड का वो खोज रहे हैं, ठीक है। या मार्केट में जो स्टैंडर्ड एक नॉर्मल स्टूडेंट्स का बना हुआ है उसके लेवल में या उससे ऊपर जब तक नहीं आएंगे तब तक सिलेक्शन लेना क्या है, कठिन है। पीछे वो आपका बताते हैं, आपका कुछ। हाँ सर, जैसे कि मेरिट के लिहाज से अगर तैयारी किया जाए तो जैसे 50 से 55 इजी क्वेश्चन रहता है, कोई भी 100 क्वेश्चन दरोगा के सेट में 25 से 30 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहता है और 20 क्वेश्चन हार्ड रहता है।
तो मेरिट के लिहाज से देखा जाए तो 100 का तैयारी करना होगा या फिर 80 तक जैसे इजी टू मॉडरेट तक रहा वहीं तक तैयारी करके स्किप करना होगा। देखिए, इसके लिए क्या बेहतर है? 100 की तैयारी तो कभी होती नहीं, बिल्कुल ये होगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर ली, क्योंकि जीएस और जीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप में जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो आपको पजल कर देता है। कई बार पढ़ा हुआ चीज़ ही आपसे गलती होता है, तो वो होगा। कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं उस मेरिट लिस्ट में आ सकूं, इसलिए अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करना है। फिर बात वहीं आएगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करके जाते हैं तो जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पता चल गया कि अरे इसका तो बी होगा, इसका सी होगा, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, इसका डी होगा, वहां तक अपने आप को अच्छा कीजिए, कोशिश कीजिए कि पढ़े हुए क्वेश्चंस में गलती ना करें। अब वैसे 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको डायरेक्टली नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अपना इम्प्रूव किया है तो क्या होगा कि ये गेसिंग वर्क आपका काम करेगा। अच्छा, ए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो बिल्कुल अपोजिट बता रहा है, इसका सी भी नहीं होना चाहिए, बी और डी में से कोई आंसर इसका होगा। तो वो गेसिंग वर्क तभी काम करेगा जब आपका थोड़ा सा क्या है इम्प्रूवमेंट है आपके कॉन्सेप्ट में, आपके तैयारी में। तो उसको बेस बना करके आप जब उसको बनाएंगे तो उसमें से अगर 5-7 भी आप नंबर लेके आ जाते हैं तो वो आपको इम्प्रूव कर देगा और आप जा करके कट ऑफ लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो यही होती है कि आप अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़े से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से होते हैं, अब जैसे सिंपल से हिस्ट्री के आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनाते जाते हैं और कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो 4 राजा हैं इनको क्रम से सजाइए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो ये तो बिल्कुल है कि जो हिस्ट्री को स्टेप वाइज पढ़ेगा वही बना सकता है, जो सिर्फ जीके रटेगा कि हाँ ये तो मुश्किल है। तो आप अपना कॉन्सेप्ट ठीक रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पहले से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ आया एट ए टाइम आप बता सकते हैं कि हाँ अशोक पहले आया है कि समुद्रगुप्त पहले आया है कि चंद्रगुप्त प्रथम पहले आया है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से आपका अगर स्टैंडर्ड ठीक होते चला जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो आपके प्रॉब्लम्स है वो वहीं से है और वहीं से सॉल्व होगी। मतलब अभी तक के आज की क्लास में 2 चीज़ें आपने नोट की होंगी। मैंने हमेशा कहा कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना बढ़ाइए, बढ़ाने के लिए क्या करना है मैंने वो बताया। दूसरा, अपने गलतियों को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, मैं किस सेक्शन में वीक पढ़ रहा हूँ, मेरा हिस्ट्री खराब है, मेरा ज्योग्राफी खराब है, कि मेरा पॉलिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है या साइंस में मुझे दिक्कत होती है। तो ये तय करना है आपको, क्योंकि सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसके आधार पे फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है उसको ठीक करने के। सर एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए क्या करना चाहिए, टेक्स्ट करना पड़ना चाहिए? किस टाइप में एग्जाम नजदीक में है 2 महीना में, तो नोट्स वगैरह कैसे तैयार करें ताकि मेरा देखिए नोट्स के लिए सिंपल सा है कि 2 तरीके के नोट्स हो सकते हैं। एक कि आपके पास समय है तो पूरा डिटेल में आप लिखे जा रहे हैं एक चैप्टर का, लेकिन जब एग्जाम नजदीक हो 5 महीने 6 महीने में एग्जाम होने के चांसेस हैं तो उतना लिखने लगेंगे तो पता चलेगा कि एग्जाम तक आप 1 से 2 ही सब्जेक्ट कर पाए, बाकी का आप बना ही नहीं। दूसरा तरीका ये होता है कि जो पहले से बुक्स है उसको लेकर के बैठिए और उसी में ऐड करते जाइए जो पॉइंट आपको लगता है कि इस बुक में या इस नोट्स में नहीं है और एक्स्ट्रा जो आपने पढ़ा या समझा कि अरे ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी यहाँ हमको याद रखना है, तो उसमें क्या कर दिए कहीं साइड में उसको पेन डाउन कर दिए, लिख दिए, घेर दिए और उसको ऐड करते गए। तो ये आसान हो गया, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बने बनाए बुक्स में आपके नोट्स में उसमें आप 4 लाइन ऐड करते जा रहे हैं हर चैप्टर में और एग्जाम टाइम में फिर उसको क्या कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। ये ज़्यादा आसान है। हाँ, जो नए स्टूडेंट आते हैं जिनको अभी पता है कि अभी मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मुझे एग्जाम 1.5 साल 2 साल बाद देना है, तो उसको चाहिए कि एकदम चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से नोट्स बनाए। तो वैसे स्टूडेंट्स जब फील्ड में उतरते हैं एग्जाम में तो आते के साथ जो लोग पहले से लगे हैं उसके इक्विवेलेंट होकर के कॉम्पिटिशन में शामिल हो। लेकिन ऐसे स्टूडेंट बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि ना तो उनको ऐसा कोई गाइड करने वाला है। फैमिली बैकग्राउंड भी बिहार में ज़्यादातर ऐसे हैं जहाँ पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा नहीं है कि हाँ परिवार के सारे लोग शिक्षित हैं, बहुत अच्छे कि उनको शुरू से उसको गाइड कर रहे हैं कि ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। तो बहुत ही शुरुआती दौर में कठिनाइयों से तो वो ग्रेजुएशन तक पास करते हैं, तो इसलिए उनको समय लगता है
और उनको यही चुनौती मिलती है कि जो इंजीनियरिंग करके आ गए हैं वो फिर से इसी फील्ड में आ रहे हैं, जो निकल गए थे किसी और टेक्निकल बैकग्राउंड की ओर और फिर से इसी फील्ड में आ रहे हैं, तो वहाँ पे चुनौतियाँ मिलती हैं। तो इसलिए ये दिक्कतें आती हैं। तो इसी का समाधान निकालने के लिए मैंने जो बताया बेसिक चीज़ें, इन्हीं बेसिक चीज़ों पे आपको मैं यही सलाह दूंगा कि 1-2 महीने तक वर्क कीजिए। दूसरा ये भी ध्यान रखिए कि कोई एक जो आप लेके चलते हैं कि हाँ मैं इस तरीके से अपना इम्प्रूवमेंट करूंगा, तो उस पर कम से कम 5-6 महीने रहिए। ये नहीं कि आज मैंने बताया आप आज से स्टार्ट किए, 4 दिन बाद कोई और एक मोटिवेटर आ गया, वो अलग तरीके से मोटिवेट कर दिया तो फिर उस गंगा में बह गए। फिर एक कोई आया कि हम ये वीडियो देखे हैं उसमें वो बता रहे थे कि ऐसे करना चाहिए, या एक ने बताया कि सुबह सुबह उठ करके जो है 4 बार उठक बैठक करने से ज़्यादा याद आता है, सुबह 4 बार उठक बैठक। चीज़ों को समझिए, आपने पढ़ाई की है तो आपको खुद पता है कि कैसे इम्प्रूव हो सकता है। सर मेंस का जो भाषा शैली होता है, भाषा शैली बीपीएससी मेंस का, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा? देखिए भाषा शैली ऐसे राइटिंग करने में जो प्रॉब्लम आ इसके रही है, आंसर आप ही के पास है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मैं यहाँ पे अच्छे ढंग से बोल पा रहा हूँ तो इसका रीज़न क्या है? पढ़े हुए जो है पहला उन सब चीज़ों की जानकारी मुझे, दूसरा मैंने इसको बार बार किया है, तो हुआ कि मैं कहीं भी खड़े होकर के अपनी बातों को अच्छे से रख सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह से मेंस में आपके पास थोड़ा सा ज्ञान स्टोर होना चाहिए और उसको जितना बार आप कॉपी पे उतारेंगे उतना इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आपका होते जाएगा और एक समय आएगा जब आपके आंसर्स दूसरे के इक्विवेलेंट या उससे बेहतर दिखने लगेंगे। कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि हाँ हम कभी नहीं लिखें और एक के बार लिखेंगे तो सबसे बढ़िया लिखेंगे। जब तक मेरा सबसे बढ़िया नहीं होगा हम लिखवे नहीं तो होगा नहीं, ऐसा ना दिन आएगा ना ऐसा होगा। तो इसका सिंपल सा है, एक एक पेज करके लिखना। जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने अपने पढ़ाई के दौर में जब मैंने शुरू किया तो मैंने क्या किया था कि बस मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ता था तो उसको लिखता था, मतलब उसके फैक्ट्स को नहीं, उसकी स्टोरी को एक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करता था उस चैप्टर को पढ़ करके। जो थोड़े डिटेल वाले बुक होते थे जो जिसमें मतलब पॉइंट में नहीं दिया हुआ होता था, आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट सिर्फ नहीं होते थे बल्कि चैप्टर्स होते थे, उन चैप्टर को पूरा पढ़ा और उस चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्ट करके समराइज करके उसको लिखने का अभ्यास किया। ऐसे कर करके मैंने कई किताबें खत्म कर दी और उससे ये नहीं हुआ कि मुझे सारी चीज़ें याद हो गई, बहुत सारी चीज़ें याद हुई, कुछ कुछ छूट भी गई। उससे ये हुआ कि मेरे लिखने का इम्प्रूवमेंट हुआ, लेखन का स्पीड बढ़ा, पूरा स्टैंडर्ड बढ़ा। शुरू में मैं लिखता था वो ज़्यादा बेहतर नहीं था, बाद में शुरू में क्या करना चाहिए, देख के लिखना चाहिए। शुरू में ही अपने आप को इतना चैलेंज मत दीजिए कि आप डाउन ही हो जाएंगे कि हाँ आज लिख के दिखाओ तो महात्मा गांधी पर 10 पन्ना, पता चला कि उसी दिन से सन्यासी ले उस दिन देख के लिखिए। अभी आपके पास 2 रेफरेंस है। अगर आप बीपीएससी तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, उस चैप्टर को पढ़िए और उस क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश कीजिए कि उस चैप्टर से देख करके उस आंसर को निकाल लेना। ठीक है, ये नहीं कि हाँ मार्केट से जो आंसर लिखा हुआ है उसी आंसर को देख के छाप देना। उस चैप्टर में से उस आंसर को निकालने का कोशिश कीजिए। 1 बार 2 बार 4 बार करते करते आपको उसका आंसर निकलने लगेगा। यही तरीका है, रेफरेंस यहाँ से ही मिलेगा, दूसरा कोई रेफरेंस नहीं। ऐसे सीधे करना है तो कोई चैप्टर पढ़े उसको समराइज करके लिखने का अभ्यास करेंगे, ये दोनों तरीके हैं। लेकिन मेरे समझ से अगर आप बीपीएससी को टारगेट करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मेंस का होना चाहिए घर पे, उसके क्वेश्चंस को देख करके उसके आंसर्स को लिखना। उसके सारे क्वेश्चंस के मेरे पास पीडीएफ है, मैं भेज दूंगा, आप सबके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जो लोग आगे फ्यूचर में या अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार केवल उसके क्वेश्चंस को दिए हुए हैं और वो भी चैप्टर वाइज उसको अरेंज करके दिया गया है कि अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर चैप्टर है तो एग्रीकल्चर चैप्टर से अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हर चैप्टर का रहेगा। अब जैसे मान लीजिए उसमें पॉलिटी सेक्शन है, पॉलिटी सेक्शन में चुनाव आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, चुनाव आयोग से 6 क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन को पहले एक नज़र देखेंगे। एक में पूछा चुनाव आयोग की शक्तियाँ क्या है, अगले में पूछा कि चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है,
अगले में पूछ दिया चुनाव को कैसे प्रभावित कर देता है जाति और धर्म, अगले में पूछ दिया कि चुनाव को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या क्या अभी प्रयास किए गए हैं। 5-6 तरह के क्वेश्चन हुए। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए, अब चुनाव आयोग के चैप्टर को पढ़ें। अब जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक होते रहेगा कि हाँ ये जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ये उसके शक्ति वाला भी जाएगा, यहाँ पे उसके ये पॉइंट दिए गए हैं सुधार से संबंधित, तो ये सुधार वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये पॉइंट जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर चैप्टर पढ़िए और फिर एक एक क्वेश्चन के हिसाब से उसके आंसर्स को लिखने का अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास 6 महीने अगर आप लगातार करते हैं तो 6ठे महीने में आपका इम्प्रूवमेंट काफ़ी बेहतर हो जाए। और फिर जब टेस्ट सीरीज वगैरह होता है एग्जाम पर्पस को ध्यान में रख करके तो उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं वो आपके कॉपी चेक करने वाले लोग आपको सजेस्ट करेंगे, प्लस उसमें जो दूसरे लोग आंसर लिखते हैं जिनको अच्छा मार्क्स मिलता है उनके आंसर को पढ़ करके आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये तरीका है। सर एसे को कैसे तैयार किया जाए? एसे आपके ऊपर है, कोई भी देखिए जो पढ़ सकते हैं, मोटा में आप पढ़ सकते हैं, महीने में खत्म हो सकता है तो आप देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई सप्लीमेंट देना पड़ेगा तो आप डिसाइड कीजिए। आप किसी का प्रचार सब ठीक ही है, सब लोग अपने हिसाब से अच्छे लिखते हैं। एसे को कैसे तैयार किया जाए? बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं प्रीवियस ईयर क्या हो रहा है कि प्रश्नों का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखकर आगे की तैयारी किस प्रकार से एनालिसिस करके तैयारी करें? जैसे देखिए सिंपल सा है, प्रीवियस ईयर में मानिए कि आपको एक केसिंग वर्क कैसे होता है। अब हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल, या मान लीजिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, इस बार पूछा कि हाँ राष्ट्रपति जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप ये तो नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये पिछली बार बीपीएससी का दरोगा में जो है ये क्वेश्चन पूछा था तो यही क्वेश्चन हम रट लेंगे तो हो जाएगा। वो राष्ट्रपति जी से पूछा, यानी जो कार्यपालिका क्षेत्र है हमारा संविधान का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा। तो अब राष्ट्रपति जी के पूरे चैप्टर पढ़िए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं। राज्यपाल के बारे में पढ़िए, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है कि एक पकड़ना है कि ये किस जोन से क्वेश्चन उठाते हैं, उस सेक्टर का सारा क्वेश्चन जो है हमको समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ से फिर क्वेश्चन उठाएगा तो हम पकड़ लेंगे, ये होता है। अब जैसे आप देखिएगा उठाइएगा तो दरोगा में देखिएगा कि आपातकाल से हर बार एक क्वेश्चन इधर से घुमा के उधर जाता है। तो जब आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे कि यहाँ से कितना भी घुमा के पूछे तो हम बना सकेंगे। तो यही होता है कि आप थोड़ा सा पकड़िए उसको कि कहाँ से आते हैं, कितने पूछते हैं, और उसके हिसाब से आप उसको सारे क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। तो यही हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। दोनों के पीटी से ही है लगभग, तो पीटी की तैयारी तो साथ में ही चल रही है। पीटी निकल जाती है तो फिर आप सारी चीज़ों को छोड़ के मेंस के लिए पूरी तरह से 6 महीने 4 महीने 5 महीने जो समय मिलता है डेडिकेशन के साथ बच्चे लगेंगे। अब देखिए एसे का एक आ रहा है, एसे इस बार पहली बार जोड़ा गया है। अभी तक क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं, एक गाइड दिया गया है कि इस तरह का पूछा जाएगा, इस तरह का पूछा जाएगा। अभी मेंस शुरू हो रहे हैं बीपीएससी के, मेंस शुरू होते ही इस बार का क्वेश्चन आ जाएगा। इस बार के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार आप दे रही हैं ऐसे में, देखिए ऐसे ये है कि आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 1-2 चूज करना है। तो इस बार अगर आप दे रही है तो मेरा सजेशन होगा कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा चूज करने का प्रयास कीजिएगा जो जीएस से रिलेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया, या इतिहास के कला वाला क्षेत्र से कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो जो आपने जीएस में पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर किसी टॉपिक को आप चूज करेंगे तो क्या पाएंगे कि उसके संबंध में आपके पास कंटेंट कुछ है, आपने कुछ पढ़ा है, याद किया हुआ है। अब उसी को उस क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज करके आप लिख सकते हैं। कुछ ऐसे अननोन टॉपिक्स को चूज करने से बचिए जिसके बारे में आपको कम जानकारी है या आप उसको अरेंज करके नहीं लिख सकते। तो अभी फिलहाल क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है तो कुछ मॉडल आंसर पढ़ सकते हैं, कुछ आपके प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी या उत्तर प्रदेश टीसीएस में पूछे गए हैं जैसे उसके मॉडल आंसर पढ़ करके आप जो है जा सकती हैं, क्योंकि अभी समय ज़्यादा नहीं है। तैयारी अगर करना हो लंबे समय के लिए
तो उसके लिए फिर धीरे धीरे एक एक ऐसे पढ़ना, थोड़ा लिखना, हर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना लिखना, ये अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा मुझे ऑफिस भी जाना है तो किस चीज़ का फ्री है दरोगा का या देखिए बीपीएससी का फ्री में अगर मैनेजमेंट करना चाहता है, देखिए लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि बीपीएससी हम अगर करना चाहते हैं और पीटी में साथ में पढ़ना चाहते हैं तो कैसे मैनेज करें। देखिए मैंने जैसे बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर चुनाव आयोग से क्वेश्चन आया तो चुनाव आयोग से मेंस में क्वेश्चन आया तो चुनाव आयोग से पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं कि किसको हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देंगे तो क्या क्या शर्तें होंगी, राज्य स्तरीय पार्टी के लिए क्या क्या दर्जा के लिए। तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ें तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर से पूछे गए ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लीजिए और उसके जो मेंस के क्वेश्चन है उसको लिखने का अभ्यास कीजिए। यानी एक ही चैप्टर को पढ़ करके जब आप दोनों अभ्यास करेंगे तो आपका पीटी भी साथ साथ तैयारी होते जा रहा है और मेंस भी साथ में। आप ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो पीटी की तैयारी आपकी चल रही है। मेंस उसके मतलब है कि अगर आप उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा लिखने का अभ्यास बस करते चलना है साथ में, तो उससे आपकी मेंस की तैयारी भी अच्छी होती चलेगी। दोनों ऐसा नहीं है कि पढ़ाई दोनों अलग चीज़ है या उसमें कुछ ऐसा पूछता है और उसमें कुछ अलग से पूछता है, दोनों ही चीज़ें लगभग सेम है। ठीक है सर करंट के लिए बता दीजिए सर इसका सर करंट के लिए सर करंट अफेयर के लिए इसी टाइम बचता ये देखिए ये होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण। अब किसी टॉपिक पे हमको आधी अधूरी जानकारी तो हमेशा जो हम आंसर मारेंगे वो मुझे डाउटफुल ही लगेगा कि अरे बी लग रहा है, फिर थोड़ी देर बाद लगेगा बी नहीं सी लग रहा है। तो ये इसलिए होगा क्योंकि आपको अभी भी डाउट यानी उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने पूरी तरह से नहीं समझा है या उसके जो फीचर्स थे उसको आपने अच्छे से नहीं समझा है, जिसके कारण आप उसमें एकदम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि इसका बी होगा या सी होगा। तो मैंने जो बताया उसका यही तरीका है। सबसे जो अभी तक का कारगर तरीका है पीटी का, मैं ये बता देता हूँ बार बार, अभी तक जो चर्चा का थीम था वो यही था कि पीटी का सबसे कारगर तरीका है कि आप चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर को पूरी तरह से पढ़िए और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो आईएएस का हो, बीसीएस का हो, दरोगा का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। अगर उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप 95% क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि चैप्टर आपको समझ में आ गया है। अगर आप उसमें से 60% ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये चैप्टर एक बार और पढ़ने की जरूरत है। मैंने अपनी तैयारी पीटी की इसी प्रोसेस से शुरू की थी और कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेले रहता था। खुद खाना बनाना, खुद खाना, खुद सोना, खुद ही जागना और इस सब बीच में पढ़ लेना। तो मैं यही करता था कि मेरा टारगेट रहता था कि चलो रात में हम चैप्टर पढ़ेंगे और फिर 2 बजे तक 1:30 बजे तक जितना हो पाया सो जाएंगे, सुबह उठेंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको बना जाएंगे। तो उसको जब बनाएंगे तो ये फील होगा कि अरे ये तो पढ़े थे, इसमें पूछ रहा है ये तो आराम से वही लिखा हुआ था, तो 100% सही है। क्योंकि आप जब पढ़ के आए हैं तो एकदम गारंटेड रहेंगे, तो होगा ही, क्योंकि मैंने वहाँ देखा था, ये फैक्ट है। और जब आप उसको बनाते जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसा लगेगा जहाँ डाउटफुल लगेगा, ठीक है, वो वहाँ पे हम नहीं बना पाए, तो उसको फिर बाद में जाके वेरीफाई कर लेंगे कि आखिर इसका सही क्या होगा। तो 95% से 90% आपने ऐसे ही सही कर लिया। 10% जहाँ आपके मन में डाउट रह गया था, उस 10% का पीछे जाकर के फिर उस चैप्टर को खोल करके उस डाउट को हमने क्लियर कर लिया। इस तरह से जब आप एक एक चैप्टर का आप तैयारी कर लेते हैं तो ये मान के चलिए जब थोड़ा समय तो लगेगा इस प्रोसेस में, लेकिन जिस दिन जब आप फील्ड में रहेंगे, आप उतरेंगे कंपटीशन के बाजार में, तो ये महसूस करेंगे
कि आप में ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है, आप कॉन्फिडेंट है, आप जो मार रहे हैं सही मार रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साथ। जब तक आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही बनाए हैं, अगली बार उस ऑब्जेक्टिव को वो चेंज करके ले आएगा फॉर्मेट। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप है तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन, आप फंस जाएंगे और घर पे आके अफसोस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, एक तो पढ़ा हुआ गलती। अच्छा, कितने लोग हैं जो टेस्ट देने के बाद, एग्जाम देने के बाद ये फील किए कि पढ़ा हुआ गलती हो गया? 100 में 100 लोग होंगे। हाँ, तो 100 में 100 हो जाए, मतलब 100 में 100 लोग हैं। क्यों है? क्योंकि 2-4 होना सामान्य बात है कि वो हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर, उतने ही समय में सोचना, अगले क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेना है तो थोड़ा जल्दबाजी भी है कि जल्दी बनाओ, अगला भी देखना है, तो ये रीजन। लेकिन ऐसा अगर आप 10-10 क्वेश्चन में करेंगे तो बाहर होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और 10-10 क्वेश्चन में इसीलिए होगा क्योंकि आपने उसके सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसके थोड़ा सा चैप्टर के बारे में और अगर पढ़ लिए रहते तो वो मिनिमाइज होते चला जाएगा। पढ़े हुए क्वेश्चन को गलती करने में जितना मिनिमाइज आप अपने आप को कर लेंगे कि हाँ 2-4 तक ही सीमित कर लेते हैं, तब आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे भी छात्र हैं जो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो क्या करते हैं कि वो 10 गलती करके आते हैं पढ़ा हुआ, लेकिन वो इतना पढ़ चुके हैं कि बाकी 90 सही करके आए हैं, जो कि ऑलरेडी कटअप 80 है, वो 10 को याद ही है। समझ में आया जी? आप गलती कीजिए 4-5, लेकिन उस गलती से पहले आपका इतना पड़ा हुआ है कि आप कटअप से आगे निकल चुके हैं, आप गलती नहीं कर रहे हैं, तो फर्क आपके रिजल्ट पे नहीं पड़े। ये मेरा कहना है कि आप गलती तो 2-4 होंगे ही, वो सबसे होते हैं, मुझसे भी हुई है और सबसे होंगे, लेकिन इसको मिनिमाइज करिए, कम से कम करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। करंट के लिए अगर आप डेली कुछ देखते हैं तो ठीक है, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तब भी ठीक है, ईयरली बुक खरीद करके और ईयर वाइज पढ़ जाते हैं तो वो भी अच्छा है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, करंट उसी को याद होता है जिसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो, नहीं तो करंट भूलने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रैंड स्लैम कौन जीता, अब आपको पता ही नहीं है कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है, तो खाली वो याद करने से कि हाँ ये जो है ये इंटरप्रेस जीतते हैं तो सानिया मिर्जा जीतती है, इससे नहीं होगा। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस खेल से जुड़ा है, ग्रैंड स्लैम क्यों बोलते हैं, कहाँ कहाँ किन किन देशों में होता है, किस क्रम में होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, अलग अलग उसके ग्रास पिच है, रेड कोर्ट है, मतलब थोड़ी सी भी जानकारी है, एक बार जानकारी लेना है और उसके बाद हर साल सिर्फ रटना है कि इस बार का फ्रेंच ओपन कौन जीता, इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता। पहली बार में थोड़ा सा नॉलेज रहेगा, अगली बार से उस नॉलेज के ही बेस पे आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। तो करंट में भी यही होता है कि शुरू का 1 साल जो है अगर आप 6 महीने मंथली मैगजीन, साल भर मंथली मैगजीन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद खाली ईयरली बुक भी पढ़िएगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो ईयरली बुक आपको याद नहीं होगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। पढ़ते हैं तो समझा कि इतना से तो पढ़ रहे हैं तो क्या नहीं पढ़े तो ये जब कभी दृष्टि पढ़ने लगे मतलब ये होगा ही, ये इसीलिए होता है क्योंकि मनुष्य का दिमाग होता ही है चंचल, उसको लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें से आ जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कई बार ये भी लगेगा कि सब पढ़ लेते हैं, लास्ट टाइम में और नया नया चीज़ पढ़ने का मन करता है। जब एग्जाम जितना नजदीक आएगा तो लगेगा कि अरे इसमें से नहीं आया, उसमें से आएगा, वो वाला पढ़ लेते हैं, उसमें से आएगा। जितना ज़्यादा भटकिएगा उतना प्रॉब्लम होता है। एक बुक को खत्म कीजिए फिर अगले पे जाइए। अब जितनी किताबें आपके घर में खरीदी हुई हैं पहले उनको तो पढ़ लीजिए। बुक्स वगैरह का कलेक्शन होना चाहिए। कभी कभी मान लीजिए कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ तो आप 4 बुक से मिला लिए, 3 बुक से मिला लिए। नहीं अलग अलग वो अलग है। वो आप अगर एनसीईआरटी के सार संग्रह ले रहे हैं तो वो ज़्यादा मेरे समझ से उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फिर तो उसमें फैक्ट दिया हुआ है। हम फैक्ट से ही बचने के लिए तो बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बड़ी, वहाँ भी जाकर के आप नहीं रहे कि एक लाइन में फैक्ट लिखा हुआ है। वो फैक्ट है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हुए तो रिवीजन के लिए। एनसीईआरटी का मतलब है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आप बार बार इसको ये मत समझिए कि वहाँ जाके हमको ऑब्जेक्टिव रटना है।
वहाँ आपका थोड़ा वो कॉन्सेप्ट बनाएगा कि हर चीज़ों के बारे में समझ बनाएगा, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अच्छा, मेरे वीडियोस आप लोगों ने देखे? मैं हर वीडियो में स्टार्ट करने के समय 3-4 मिनट का लेक्चर देता हूँ और उस लेक्चर में उस पूरे स्टोरी का एक बेस बनाता हूँ, थीम क्रिएट करता हूँ कि आखिर ये है क्या। फिर उसके फैक्ट्स पे आता हूँ। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आपका बेस नहीं बनेगा तो वो फैक्ट उस पर लोड नहीं होगा। फिर वो लगेगा कि फैक्ट है लेकिन किस लिए है हमको नहीं पता है, बस हम ये है क्या है कि वहाँ इस सब हमको ज़्यादा मतलब है। तो इसलिए अगर पूरा बेस बना रहता है तो क्या होता है कि वो फैक्ट्स काम करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं